एक तरफ है सरकार, जब देश आजाद हुआ 1956 में पेंशन शुरू हुई, अपनी पेंशन है डिफाइंड पेंशन, परिभाषित पेंशन, लास्ट पेड रहा प्लस डीए प्लस मेडिकल, यही ले रहे हैं ना अपन। सब जगह ऐसी नहीं थी, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट के कर्मचारी अब ऐसा ले रहे हैं। अलग अलग पोजीशन है अलग अलग राज्यों में। सरकार 1990 के बाद चलन बिगड़ गया। 47 से लेके 90 तक के भारत का जो स्वरूप था वो जन कल्याणकारी राज्य का था, कि भारत में जो सत्ता होगी, राज होगी, वो लोगों के भले के लिए होगी। सत्ता का मतलब केवल कुर्सी पे बैठ गया लोग डंडा दे दे, यो नहीं है। सत्ता का मतलब है लोगों की सेवा करनी है। शिक्षा के लिए गांव गांव ढाणी ढाणी स्कूल खोले, इलाज के लिए अस्पताल हो, डिस्पेंसरी हो, आने जाने के बढ़िया साधन हो, रेल हवाई जहाज बसें, पीने का साफ पानी हो, 24 घंटे बिजली हो, सामाजिक न्याय हो, गरीब की सुनवाई हो। उस रास्ते पर हमारा देश चला, लेकिन उस रास्ते पर जो देश का शासक वर्ग है, शासक वर्ग समझो साथी, राज करनी है। कई सीधे दिखे हैं चुने हुए अपन, कई सीधे नहीं है। वास्तव में आज पूछा जाए तो भारत में कौन राज कर रहा है? अंबानी और अडानी। लेकिन वो तो ना एमपी है, ना एमएलए है, ना सीएम है, फिर वो राज कैसे कर रहे? ये जो चेयर पर बैठे हैं, मोदी जैसे, नायब सिंह जैसे, ये उनके खिलौने हैं। और चाबी वाला खिलौना नहीं आग रहा, वो चाबी भर के छोड़ दिया तो ना चीज। जैसी चाबी भारत का सत्ताधारी वर्ग इनमें भर रहा है, वैसे ही नाच और चाल है इनकी। और 90 के बाद पलट दी दिशा देश कि अब जन कल्याणकारी राज्य नहीं होगा। जिसकी जेब में दाम है वो सेवाओं के पैसे दे और सेवा ले। सब तरह के अस्पताल है, लाइन में खड़ा होना है, डॉक्टर मेरा नहीं मिलेगा, ना मिले दवाई मेरा नहीं मिलेगी तो सरकारी में जाओ। अब तो लोग यूं कहने लग गया, मरना हो तो सरकारी में जाओ। जिस पे बीच के दाम है, बीच के अस्पताल है, अच्छे दाम है, उनके हेलीकॉप्टर की तो एम्बुलेंस है, ऐसे भी हॉस्पिटल है, ऐसे ही स्कूल है। और बिना फीस आलम जाना तो सरकारी में जाओ, और लाख रुपये साल के देने हैं तो बहुत से प्राइवेट स्कूल है। साधारण बस में जाना है तो खटियाला रोड पर को जाओ, और ऐसी वोल्वो में जाना है तो अलग रोड बन गई। तो मेरा कहने का अभिप्राय है, शायद बरसात शुरू होगी तो थोड़ेगा फील्ड में लोगों में, इसलिए चुपके से अंदर खाते से वित्त विधेयक पास कर लिया। उस वित्त विधेयक में प्रावधान कर लिया कि अब पेंशन राइट नहीं है, पेंशन सरकार की मर्जी है कि देगी के नहीं देगी। और वो इच्छा भी बिल्ली थैले से बाहर आ गई जब इन्होंने संसद में कहा कि 31/12/25 के बाद जो रिटायर होंगे उनको 8वें वेतन आयोग का लाभ नहीं मिलेगा। सीधी पेंशन तो नहीं कहीं बंद कर रहे हैं। लाभ ना मिलने का अर्थ क्या है कि आज आप जो पेंशन ले रहे हैं ये फिक्स हो गई आपकी, इसमें कोई डीए नहीं मिलेगा आपको। नए वेतन आयोग में कोई फिटमेंट फार्मूला आएगा, वो आप पर लागू नहीं होगा, संशोधित नहीं होगी पेंशन। और आपको कोर्ट जाने का भी राइट नहीं होगा। ये इस कानून में ही, इस वित्त विधेयक में ही लिखा। ये कह रहे कि बहुत पेंशन ले रहे हो तुम लोग। आप लोग समाज, हरियाणा का, देश का ऐसा है, भारत का, कुछ जिम्मेवारियां सामाजिक। आपने जो औलाद पैदा करी उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको बुढ़ापे में संभाले आपके पोता पाती। इसलिए कुछ राज्य सरकारों से, जहां की चुनी हुई राज्य सरकार है, वहां से प्रपोजल भिजवाने शुरू कर दिए सेंटर में। जैसे राजस्थान ने कर दिया कि राजस्थान सरकार अपने रिटायरी कर्मचारी को केवल 70 साल की उम्र तक पेंशन
देगी। 70 के बाद खुद जाने पेंशनर कैसे जिएगा। अब एक बात बताओ, कुछ साथी 70 के हो रहे हैं, हम तो ही भाई यंगे, हाँ मेरे छोटा, मेरे ख्याल तो भूल सिंह होगा, नहीं तो मैं छोटा हूँ अभी। मतलब हमारी जरूरतें इस पेंशन में मुश्किल से पूरी हो, मुश्किल से, जबकि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है अब कोई। घर में बच्चे पढ़ गए, शादियां कर दी, घर बना दिया, मैं और मेरी बीबी रहते हैं, उसके बावजूद भी जो डेली के खर्च है ना हमारे महीने के रिश्तेदारी के रोज, उसमें पेंशन गुजारा ही होता है। मैं ये कल्पना करके अचंभे में पड़ू हूं कि 70 साल के बाद मेरी तो आवश्यकता बढ़ जाएगी। अभी मैंने 19वां जिला आपका दोबारा आ गया, मैं एक बार पहले आता आपके जिले में, 6 महीने में मैंने पूरा हरियाणा में अलग अलग जिलों में गया। मैं कहीं गाड़ी लेके नहीं गया, बस में गया। बस पकड़ लेता हूँ, उतर लेता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं, गर्मी भी सहन हो जाए। लेकिन जब मैं 70, 75, 80 का हूँगा तो क्या बस रुकते ही मैं चढ़ पाऊंगा? जैसे अब छलांग मार के चढ़ जाता हूँ, क्या वो गर्मी सहन कर पाऊंगा? दिक्कतें बढ़ेंगी बुढ़ापे की। और ये कह रहे कि हमारी कोई जिम्मेवारी नहीं बुढ़ापे की, आपके बेटा बेटी पोता पोती होगी। खुद कई पेंशन लेते हैं, विधायक बन गए उसकी नारी, एमपी बन गए उसकी नारी, जितनी बार विधायक बनेंगे एमपी उतनी बार की पेंशन है। अब चौटाला साहब आपके इलाके में बड़े पॉलिटिशियन, कितनी पेंशन लेते हैं पता लगा? थे, हाँ 3 लाख पेंशन लेते थे। और हमारी 30-40 हजार वाली कौन सी होती? मतलब एक पेंशन नहीं थी, वो जितनी बार विधायक बने उतनी बार की है। और अभी हरियाणा में जो एक्स एमएलए हैं उनके 10-10 हजार रुपए मासिक के घूमन फिरन के दे दिए उनको। हमारी कैया की 10 हजार पेंशन नहीं होती, अपने एमएलए की ने 10-10 घूमन फिरन के दे दिए। तो बंदरबाट है कि नहीं है? हम बंदरबाट कहां, बाकी वैसे तो लाइन खिंची हुई है। हम हक कमा की खानी है, किसान, मजदूर, कर्मचारी, रेडी फड़ी वाला, छोटा दुकानदार, अपना भाईचारा है। हमें कुछ नहीं देगी ये सरकार, ना किसानों को एमएसपी देगी, ना उन पर जमीन छोड़नी। अब बातचीत चल रही है ना ट्रंप के साथ मोदी की, कि व्यापार समझौता करेंगे। 2 क्षेत्रों में होने वाला वो समझौता, एक कृषि में और दूसरा डायरी में। और जिस दिन समझौता हो गया दोनों उजड़ गए, ना कोई किसान रहना, ना कोई पशुपालक डायरी वाला रहना। अमेरिका का मॉडल देखा हो, कनाडा का देखा हो, ऑस्ट्रेलिया का देखा हो, वहां छोटी मोटी खेती नहीं है, 5-10 एकड़ वाली, 2 एकड़ वाली, हजारों लाखों एकड़ के बड़े बड़े फार्म हाउस हैं। अभी बिल गेट्स के आई है पीछे जानकारी, 2,17,000 एकड़ जमीन का मालिक है फार्म हाउस। अभी एक जानकारी आई थी डेयरी फार्मर्स की, 6 लाख डेयरी फार्मर थे अमेरिका में। कोई 10 गाय रखता था, कोई 12, कोई 20। वो सब बंद होके केवल 8,000 अब डेयरिया हैं अमेरिका में, और वहां गायों की संख्या लाखों में। छोटा डेयरी वाला मारा गया, छोटा किसान मारा गया। ये कृषि कानून इसीलिए आ रहे हैं कि जमीन जो किसान मरोड़ करे ना, मेरी जमीन, मेरा कानून, मेरा टाइम, जीमा होगा जब खेत में जागा, जीमा होगा जब आऊंगा, ये सारा छीन के आपको उनके फार्म हाउस के गेट पे गुट्ठे हाजिरी लगा के काम कर भाई मार लाखों एकड़ में, आसान है, झाड़ी ले जिए। ऐसा सिस्टम चाहते हैं। तो किसान लड़ रहा है, आप गए गल्ला मदद करी है, क्योंकि आप किसान हैं। मजदूरों के 29 श्रम कानून होते थे, उनको समाप्त करके 4 कोड लिया है, जिसमें यूनियन बनाने का नहीं। जोगिंदर जी ने कहा ना कि एचकार नाला पर लिखवा के ले रखा है कि यूनियन नहीं बना सकते, विरोध प्रदर्शन नहीं कर सकते। और किमें जज्बा भी घाट हो गया भाई, मेरा को नहीं। हम तो जब आए न सर्व कर्मचारी संघ बना 84 से, किम में सरकार का रूल हो, जो हमारे नेता ने कह दिया ने वो कानून था हमारे खातिर, वो कर दिया। जेल जाना है, डंडे खाने हैं, घर छोड़ना है,
नौकरी छोड़नी है। मैं 2 बार टर्मिनेट हुआ। 86 में मैं ढोक था, जेल में गए चंडीगढ़, और सूचना मिल गई, जेल गया, कच्ची तो नौकरी थी, बीओ जाके स्कूल का रिलीव कराया, टर्मिनेट। और समझौता हुआ अपना मई का, उस समझौता में दोबारा नौकरी मांगे। 93 भजनलाल के समय में आपको पंजाब के बराबर ग्रेड मांगा था। उस समय हम जेल में थे, 26 दिन जेल में रहे, और जेल में धारा 311 2BC लागी, हमारे गुट्ठे दस्तक हथेली चकवा की और ओढ़ा सेवाएं समाप्त जनित में। लेकिन समझौता हुआ हमारा 23-24 दिसंबर को, तो हमने अगले ही दिन ज्वाइन कर लिया। क्या अब कोई कर्मचारी ऐसा कह सकता है कि अब आंदोलन कराएंगे, जेल में हो गए टर्मिनेटर, कल ज्वाइन कर लेंगे? इसलिए उनका थोड़ा भय है आंदोलन मारने का, लड़ने का। अरे 20-22 हजार कोई तनख्वाह है के? हम पेंशन घनी ले रहे हैं, उनकी काम की तनख्वाह थोड़ी है, और बोलते को नहीं। अपने बालक जो लड़नी आदमी है, जो टर्मिनेट हो लिए, जो जेड़ा में रह लिए, जो आंदोलन में रहे, वो थोड़ी थोड़ी नौकरी में गुजारा कर रहे हैं, बोलते नहीं। तो क्या कोई संस्कारों में कमी रहेगी? हमारी ट्रेनिंग में कोई कमी रहेगी? पेरेंटिंग में कोई कमी रहेगी? नहीं। हालात ऐसे बना दिए कि इन हालात में उनका पक्की न्यूज चाह दी कि जो ले रहे हैं 20-22 ये भी नहीं है जब छुट्टी की। तो इसलिए वो ये समझौता करने के लिए तैयार हो गए कि हम जैसा दे रहे इसमें गुजारा कर लें। इस वित्त विधेयक का अपना भविष्य, अपना बुढ़ापा बचाने के लिए तमाम देश के पेंशनर को जबरदस्त विरोध करना चाहिए। देखो, आज के दिन बदल गए आंदोलन करने के तरीके। किसान 13 महीने रहे, 700 की शहादत दी, तब जाके मोदी ने एक दिन कह दिया कि ये कानून मैं वापस लेता हूं। नियत नहीं थी, वो लिए नहीं है। अब मट्टी बोर्ड के कानूनों के नाम से उन्हीं कानूनों को दोबारा लाना चाहता है। लेकिन इसके बाद रोकी जा सकती है, लेकिन दोनों होनी चाहिए वह पक्की दुनिया है। मान लिया अपनी पेंशन पर हमला हो, तो चाहे कोई भाजपा का गांव में है, चाहे ब्लॉक में है, चाहे जिले में है, कितने दिख जा आ जा, तो इस पे नारी बातें नहीं सुनो कि बोलन है पेंशन पेंशन पेंशन, और के नहीं। और बड़े बड़े पड़ाव लाने पड़ेंगे। जब तक पेंशन नहीं तो उठते नीचे साल लग जाओ 5, या लड़ाई तो होगी तो आप बचाएंगे। ऐसी लड़ाई नहीं हुई तो इनका हथियार है हमारी एकता तोड़न का, और उसके है ये चैंपियन। इनका जाल में फंस गए, जात पात वाला में, धर्माला में, तो निश्चित तौर पर हम कमा की खानी हार गए। इनके जाल से बाहर निकलो। जात वाला जाल काटो, धर्म वाला जाल काटो। अब अपनी आस्था है धर्म की भाई, कोई किसी दूसरे ने कंपेल नहीं कर सकता। हिंदू राष्ट्र नहीं हो सकता भारत। भारत धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। अरे लोगों की मर्जी है, कौन सिख धर्म न माने, कौन मुस्लिम न माने, कौन ईसाई, कौन हिंदू। पूजा पद्धति है अपनी अपनी, कोई सुबह करे, कोई दोपहर करे, कोई शाम करे, करो। हमें दूसरे के जीवन में कोई हस्तक्षेप करने की ताकत नहीं देता हमारा संविधान। हर व्यक्ति का धर्म अपना है, वो जैसे भी मानना उसने मानो। राज का धर्म नहीं है कोई। कुर्सी में बैठ के कोई नहीं कहे मुस्लिम धर्म बनाऊंगा या हिंदू धर्म बनाऊंगा या कोई और धर्म, क्या वो गले उतर सकता है हमारे? किसी भी प्रकार का जो कट्टरपंथ है वो हमें स्वीकार नहीं। लोकतंत्र है, हमारी मर्जी है, हम बनाते हैं आप लोगों को। आप ताकतवर नहीं, आप नहीं कर रहे कुछ काम, हम करते हैं। वोट डाल के राज भी हम बनाते हैं, तो इसको बदलने की पावर भी हमारे अंदर हमें पैदा करनी पड़ेगी साथी। केवल अपनी मांगा खातर धरना ला दिया, अच्छा धरना हो गया, प्रेस बयान लग गया, इस तक काम को नहीं चल रहा है। थोड़ा पॉलिटिकल जागरूक होना पड़ेगा। जब वोट डालन जाते हो तुम्हें, जब भूल जाओ अपनी जात ने, भूल जाओ अपने धर्म ने। हम भारत के नागरिक हैं, संविधान ने नागरिकता दी हुई है। हमारे ऊपर हावी क्या हो जाता है ज्यादातर लोगों में? धर्म या जात, और उसी का परिणाम है कि ये सत्ता में आ गई।
नहीं तो ये तो सत्ता के योग्य है को नहीं। इनका कंट्रीब्यूशन क्या है देश की आजादी की लड़ाई में? कोई कंट्रीब्यूशन नहीं। अंग्रेजा के चले थे ये, आज भी उन्हीं की नीतियों को लागू कर रहे हैं। फिलिस्तीन हमारा मित्र राष्ट्र है, उस गला मित्रता तोड़ दी। इजराइल जो आज पूरी दुनिया में आतंक का देश बना हुआ है, 80,000 आदमी उसने मार गिरे पिछले 2 साल में, उसका मित्र उसको हथियार दे रहा है। मोदी, शर्म आनी चाहिए। मदद किसकी करनी चाहिए? गरीब की, भूखे की, बदमाश की। जो दूसरे ने मारे उसको हथियार दोगे, जो भूखा मरे रोटी है उसको दोगे? हमने तो ये सुना भाई जो भूखा उसको अन्न दो, पानी दो, ये तो हुई बात। लेकिन ये बात नहीं है। इसने ये थोड़े से लगे भगे चाहिए राज आड़े, सारा देश उनके लिए खोल दिया है। जितना पावर सेक्टर है सारा अडानी को, सारे तेल के कुएं, गैस के कुएं। हम ही बाहर थे फतेहबाद से, यहाँ सिरसा रोड के सारे लोग के पाइप पड़े इतने चौड़े चौड़े लगाए था। मैं पूछा ये क्या है भाई? बोले गैस के पाइप, ये जो अपने रसोई गैस नहीं हो, इसके कनेक्शन देंगे, सिलेंडर कौन दे? सिलेंडर देने में कितने मनसान काम मिल रहा है? कितनी एजेंसी होंगी सिरसे में? तेल की 3-4 कंपनी है, भारताला का भी होगा, इंडियन आला का भी होगा, और भी होंगे 10-12 हैं। उनमें एक में 20-20, 30-30 आदमी काम भी करते होंगे। 250 से 300 आदमियों में काम मिल रहा होगा। या गैस की लाइन आए पास है, वो 250 से 300 का सिलेंडर कोई लेगा और वो एजेंसी रहेंगी। मतलब कमा की खाने वाला रोज मेहनत कर ले वो खत्म, अडानी के चूल्हे चाल लेंगे। कितना खतरनाक बात है ये। खोज करे ओएनजीसी, भारत की सरकारी कंपनी, और जब खोज हो ले लाखों करोड़ों रुपये लाग ले धरती के नीचे थे, वो जब लेके हुआ है तेल और गैस, फिर अडानी अंबानी की मुनाफा कमाने नहीं न दो, रिसर्च में एक पैसे का योगदान नहीं इनका। तो ये वह नहीं है चीज, तो ये जो ये कर रही है नहीं है हमारी चीज, तो वह नहीं है। सरकार की नीयत सही हो तो सबको अच्छी पेंशन दी जा सकती है, सबको पूरा वेतन दिया जा सकता है, सबको रिटायरमेंट के लाभ दिए जा सकते हैं। लेकिन सरकार की नीयत नहीं है। सरकार की नीयत है कारपोरेट पूंजीपतियों को इस देश को देना। सारे हवाई अड्डे दे दिए, सारी हवाई जो कंपनियां थी वो दे दी, रेल दे दी, वंदे भारत के नाम पे स्टेशन दे दिए, अस्पताल, स्कूल, क्या नहीं दे दिया। अब यूपी में 25,000 स्कूल बंद हो गए। अब हरियाणा में बैठे 5,000 कर दिए पहला इनने आने के बाद, 5 की लिस्ट तैयार है, 10,000 स्कूल बंद हो जाएंगे। उनका क्या बनाओगे? ये योगशाला या गौशाला। मानस पहला चाहिए कि गऊ बड़का ही पढ़ाई तो छुटवारे गांव में स्कूल बनाया गांव ने, और ये गांव पालेंगे। और गांव नहीं मोटा कहना है रामदेव, रामदेव का योग बेचना है, उसने देंगे फ्री में, दे रखी है बहुत जगह। हरियाणा में सर्वे करोगे, जो समलाती जमीन थी, जोड़ था को धर्मशाला थी, रामदेव के नाम कर रखी है। मन बेरा को नहीं, आपने बेरा लोकड़ा, ये भाई बताओ चौटाला में दे रखी हो। तो मेरा कहने का मतलब ये सारी इनके लिए कर रहा ही हो। तो हम लोगों को इसका विरोध करना चाहिए या इनके वोट डालने चाहिए? हमारे में से कुछ लोग इनको मजबूत कर रहे, दुश्मन को। कोई रूख कटे था, रूख रोन लग गया, दूसरा पड़ोसी बोला रहा मर गए, 13 नंबर फिर मेरा होगा। तो रूख बोला मैं कटू को नहीं, मजबूत हूं, लेकिन मेरा हिस्सा गल रहा है इस कुहाड़ी में। जब वो कट जा तो मेरे या कुहाड़ी एक भी चोट नहीं कर सकती। अच्छा गाल रखा लकड़ी का, उसने पकड़ के मेरे ऊपर वार करे, मारे भाई बका रखे इन धर्मजात के नाम पे, वो अच्छा का काम करे हैं और वो अंधभक्ति में वोट देते हैं इनको। अदरवाइज ये सत्ता ना पहला इनकी थी ना ही वोटों में मेजोरिटी नहीं है इनकी। ये 4 से पार के धक्के पड़ेगी 2 से 40। जो तो आंध्र नायडू और ये उड़ीसा में कुछ ना हो तो ये रहेगी थी इसकी तो 4 से पार। लोगों ने तो जनता ठीक न कराया था फैसला,
लेकिन भाई जुगाड़ दुगाड़ पॉलिटिकल ज्यादा एफिलिएशन रही नहीं। अपना आज देखें मौज कड़त आओगी, ये सेंट्रली का कर दो कि मैं बजट से आ जाएगा, गुजारा हो जाएगा तारा 5 साल। ये न पाले इसे क्षेत्रीय दलान। हरियाणा में देवीलाल इन तो समझौता ना करो भाजपा से, 4 तो 5वीं सीट आ जाएगा मेरे सिर पर मारू दू कौन नहीं रही है। एक मंगल सेन बन जाएगा को और बनया करदा शहर में दिंदा देवीलाल इन 5-4 जीत जाते 5-4 हार जाते उसकी मर्जी में। लेकिन ये ला दिए भाई गामाते ही जान में उन्हें धीरे धीरे राह पकड़ा दिया। आज हुए तो रह गए 2 पे और ये आगे 57 पे। भाई कोतरी न पालोगे अमर बेल गेरोगे पौधा तो पौधा मर रहेगा। हरियाणा में तो खा गए सारी पॉलिटिकल पार्टियां ने। बंसीलाल परिवार खत्म और 2 बच्चे वो खड़े गए, किरण और उसकी बेटी भाजपा में। भजनलाल परिवार खत्म, एक भी एमएलए नहीं बना पाए, वो हार गया बहुए भी आदमपुर तईब के। चौटाला परिवार खत्म, ये 2 अबे के बने हैं। जननायक खत्म। तो जो इन गल यारी लावेगा कोई, चाहे पॉलिटिकल पार्टी है चाहे मानस है, उसने गलत जाएंगे। इसलिए इनसे बहुत सावधान रहने की जरूरत है साथियों।